हेलो दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 16 तारीख तीसरा महीना 2026 को, तो उसका मैंने फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ्स का क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन मैं करा दिया था। अब हम करेंगे सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। ओके, तो आज हम करने वाले हैं 16 तारीख तीसरा महीना 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसका हम मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं सेटअप कर लिया हूँ, ये बोर्ड है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करूँगा, सॉल्यूशन करूँगा, और सामने क्वेश्चन देखने के लिए लैपटॉप रखा हूँ। और यहाँ पे मैं ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फ़ोन अटैच करूँगा और माइक रखने के लिए कनेक्ट करने के लिए ये है स्टैंड। ओके, तो आज हम करेंगे 16 तारीख तीसरा महीना 2026 को जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, और आज हम करेंगे सेकेंड शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम करेंगे सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों, सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 1116 है और उनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ 186 है। यदि उनमें से एक संख्या 372 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दो संख्या का एलसीएम दिया है। जब भी दो संख्या का एलसीएम दिया हो हम इस तरीके से लिखते हैं। एलसीएम दो संख्या का, ये दो संख्या है ए और बी, तो यहाँ पे दिया है 1116, और दूसरी क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। एचसीएफ दो संख्या का ये दिया है 186। हम इस तरीके से लिखेंगे, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। और यहाँ पे दिया है एक संख्या 372, तो एक संख्या दिया है 372, हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो हमें बी निकालना है। तो जब भी इस तरीके से हो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला होता है एलसीएम संख्या का ये गुणा होगा एचसीएफ, ये बराबर हो जाएगा दोनों का गुणनफल, मतलब दो संख्या का जो है ए और बी का गुणनफल। तो यहाँ पे एलसीएम है, एचसीएफ है और ए है, तो बी यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा, एक काम करते हैं, बी यहीं पे रहेगा, बी हमें निकालना है तो ए को नीचे ले आएंगे, उसके बाद वैल्यू भी रखते जाएंगे साथ साथ। एलसीएम हो जाएगा कितना, 1116 गुना एचसीएफ 186 बटे में ए कितना है 372 बराबर बी। उसके बाद चलिए हम इसको काट लेते हैं। तो ये क्या से कट सकता है, 4 से कटेगा क्या, हाँ 4 से कट जाएगा। तो चलिए हम छोटा छोटा करके काट लेते हैं। 4 नियम 36, एक बचा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बचा। यार ये 4 से तो नहीं जा रहा है, इसको काट लेते हैं 4 से। 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 नियम 36। ओके, अब मुझे ये दिख रहा है ये डबल है लग रहा है ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, हाँ ये इसका डबल है। तो यहाँ से बी आ जाएगा 289 गुना 2, तो 2 नियम 18 का 8 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो दूसरी संख्या आ चुका है 558। तो कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। जसप्रीत ने 28,450 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर जमा की, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को प्राप्त कुल मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये तो है, हमें मिश्रधन निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ के ये समझ आ रहा है कि साधारण ब्याज है ये, है ना। क्लियर तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सिंपल तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है। ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज होगा या फिर साधारण ब्याज, बट यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि साधारण ब्याज में जो मिश्रधन निकालना है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चलिए फटाफट हम साधारण ब्याज में निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 28,450 की धनराशि ये मूलधन हो जाएगा, 28,450 ये हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन है तो नीचे 100 लिखेंगे, और यहाँ पे 20% वार्षिक ब्याज दर पर जमा की वार्षिक रूप से 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, तो 140 से हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये मिश्रधन आ जाएगा। तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो ये हम गुणा करेंगे 2 8 4 5 का 14 से, तो 14 से 14 पंचे 70, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो ऑप्शन में कोई है ही नहीं, राउंड फिगर आ रहा है क्या। चलिए गुणा करके देखते हैं एक बार। 14 पंचे 70 का शून्य हासिल 7, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56 और 7, 56 और 7, 56 और 7, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 5 1 6 63 का 3 हासिल 6,
6 फिर 14 पंचे 70, 14 छक्के 14 7 98, 14 अट्ठे 112, 112 और 6 6 7 8, 8 हासिल 11, 14 एक कम 14, 14 दूनी 28 और 11, 8 एक 9, 2 एक 3, तो 39,830 रुपया मिश्रधन आ रहा है। बट यहाँ तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगता है अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज में निकालना पड़ेगा। तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में तो पढ़ के समझ आ ही नहीं रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे गणना करना है या फिर क्या बोलते हैं साधारण ब्याज पर। तो चलिए अब हम करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना। तो ये है 28,450 मूलधन है, तो नीचे 100 लिखेंगे और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पे गणना करना है, तो 20 का 2 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 कर 400, तो ये आ जाएगा 44%। तो ये 144 हम यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। 144 से क्यों किए? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ते जाता है, साधारण ब्याज से ज़्यादा रहता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये कैसे आया? 140 कैसे लिखाऊं? देखिए 20% रेट दिया है और 2 साल का दिया है। ओके, 2 साल का दिया है तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2r, r का स्क्वायर, r यहाँ पे रेट है, तो यह हो जाएगा 2r मतलब 20 दूनी 40 और r का स्क्वायर ये हो जाएगा 400, और ये 400 में से 2 रखेंगे और 4 इधर हासिल दे देंगे, तो ये आ जाएगा 44। तो ये आ चुका है 44% 2 साल का ब्याज। ठीक है, बट हमें मिश्रधन निकालना है तो इसमें 100 से जोड़ देंगे, तो 144 हम यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, ये ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, फटाफट करने का। तो यहाँ पे अब हम 0 से 0 काट लेंगे, उसके बाद 144 से इसको गुणा करेंगे। तो एक काम करते हैं, काट लेते हैं 5 से इसको, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 3 बचा, 5 छक्के 30, 4 बचा, 5 नियम 45, 2 से इसको काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अब 5 6 9 का गुणा करेंगे 72 से, तो यूनिट डिजिट से देख सकते हैं सबका नहीं, इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, 9 दूनी 18, तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। चलिए पूरा गुणा कर लेते हैं, तो चलिए पूरा गुणा करके ही देख लेते हैं। 2 नियम 18 का 8 हासिल 1, 2 छक्के 12, 1 13 का 3। एक काम करते हैं, यूनिट डिजिट तो सबका अलग है बट सेकंड प्लेस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड प्लेस अब आगे नहीं करेंगे। 7 नियम 9 7 63 3, ये 8 3 3 6, तो ये 6 और 8 लास्ट में 6 8 आ रहा है, तो ऑप्शन 1 दिख रहा है जिसका यूनिट डिजिट और सेकंड डिजिट आ रहा है 6 8, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए यूनिट डिजिट अलग है, ये दो एक जैसा है, तो आप दूसरा डिजिट चेक करिए, दूसरा डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट तक जाएंगे, तो ये 6 8 आ रहा है, तो 6 8 यही है पहला ऑप्शन, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है किसी का क्यूब है, बट किसका क्यूब है? तो देखिए मैं आपको फटाफट कम से कम 3-4 क्यूब आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। 11 का क्यूब होता है 1 3 3 1, 12 का क्यूब होता है, ये होता है शायद 17 28, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये 13 का क्यूब हो जाएगा, 13 का क्यूब, तो यहाँ पे 3 3 9 होती है 27, तो इसका हो जाएगा 21, याद नहीं आ रहा, 21 सत्ते 39, मतलब 21 13 का क्यूब तो नहीं होगा, ये 14 का हो सकता है, 4 चौक 16, 6 चौक 24, ये 14 का क्यूब, सॉरी हाँ 16 का क्यूब है ये, नहीं नहीं दोस्तों ये 14 का क्यूब है, 2 सत्ते 14, 4 4, ये 14 का क्यूब है, क्योंकि 25 का क्यूब होता है, ये होता है 33 75, ये शायद 25 का क्यूब होता है, 26 का क्यूब, सॉरी ये 25 नहीं होगा ना, 15 होगा 16 का क्यूब होता है, 16 का क्यूब 40 96, इस तरीके से आप क्यूब याद रखिएगा। हो सकता है आप कभी कभी भूल जाए, बट आप डेली याद करते रहने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। एक 13 का क्यूब होता है 169, इसमें गुणा करेंगे तो 13 नियम 170 का 7 हासिल 11, 13 पंचे 65, 13 छक्का 78, 78 13 छक्का 78, 79, 189 का 9 हासिल 8, 13 कम 13, 13 8, 21 21 97, 21 97, 21 97 13 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 14 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 14, नीचे ये किसका स्क्वायर है? अच्छा ये तो पावर 4 है, तो ये 4 का पावर 4 है क्या? 4 चौक 16, 16 चौक 64 चौक, हाँ ये 4 का पावर 4 है। उसके बाद ये हो जाएगा 2/42 गुना 72, इसको काट लेंगे तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, उसके बाद 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 6 से इसको काट सकते हैं, 6 कम 6,
6 कम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12। तो ये आ चुका है, सिंप्लीफिकेशन किए मतलब सिंप्लीफाई किए तो 12 आ रहा है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको जल्दी से मतलब कम से कम 20 सेकंड में कर सकते हो, जब आपको ये याद रहेगा क्यूब। ठीक है, ये कुछ हो सकता है गलत है, क्योंकि अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है चौथा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सुडोज तुला का उपयोग करके 90% लाभ अर्जित करता है। 1 केजी के स्थान पर कितने वास्तविक वजन का उपयोग करता है? हमें आंसर करना है 1 दशमलव स्थान तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार का और हमें बताना है कि 1 केजी के स्थान पर वह कितना वजन तौला है। तो ये है, चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो दुकानदार है वो अपने जेब से कितना खर्चा करेगा, मतलब कितना वो पैसा लगाएगा, और एसपी मतलब कितना दुकानदार जो है बेचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब 60% हानि पे बेचने का दावा करता है, मतलब 100 की चीज को वो 60% हानि में बेच रहा है, मतलब 40 पे बेच रहा है ना, 40 पे बेचेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन में बोला है 90% लाभ अर्जित करता है। तो 90% यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि लाभ अर्जित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद बोला है 1 केजी के स्थान पर कितने वास्तविक। हाँ, तो यहाँ पे अब हम ये तो बेचने का दावा किया, उसके बाद हम यहाँ पे केजी लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वेश्चन में बोला 1 केजी के स्थान पर, अच्छा हाँ, वो बेच रहा है 1 केजी, लेकिन वास्तविक में कितना केजी मतलब दिया है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है जब ऐसा ऐसा किया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 90% का। तो जब भी इस तरीके से हो तो हम इसके नीचे लिखेंगे गुणा करके, बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो सुलह का उपयोग करके 90% लाभ अर्जित करता है। तो 90% लाभ अर्जित कर रहा है, मतलब 100 की चीज़ को 190 में बेच रहा है, इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब गुणा करके ये आ रहा है, अब हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके लिखेंगे। जैसे अब हम इसको काट भी सकते हैं ऊपर से ऊपर वाले को, मतलब इसको यहाँ से काट सकते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये x बटे 10, और ऊपर में ये हो जाएगा 400, है ना, 40 बटे 10, ये गुणा कर रहे हैं, ये x, और ये बटे में नीचे वाला आएगा 10। वैसे ही ये 40 गुना 10 400 हो गया, और बटे में 19। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x वो वैल्यू है जो जितना ग्राम तौला है वो दुकानदार। तो यहाँ पे x आ जाएगा, ये 400, ये जीरो उधर चले जाएगा, 4000 हो जाएगा, और 19 से हम इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 40 19 दूनी 38, यहाँ 2 बचा तो ये 20 हो जाएगा, तो 19 से कम 19, फिर 1 बचा, तो अब ये 10 हो चुका है, तो 10 तो भाग नहीं जाएगा, तो एक जीरो लेना पड़ेगा। फिर अब हम ये तो आ जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लेंगे, तो अब आ जाएगा जीरो। तो अब हो चुका है 100, तो 19 पंचे 95 में जाएगा। आगे भी भाग दे सकते हैं, बट क्वेश्चन में जब बोला था 1 दशमलव तक लेना है, तो ये 1 दशमलव तक हम निकाल चुके हैं। तो x आया है 210, ये है इतना ग्राम तोला है वजन। मतलब बेईमान दुकानदार को देखो इतना कमाई कर लिया, मतलब 1000 ग्राम में, मतलब 1 किलो में सिर्फ इतना ही बेचा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बेईमानी किया ये दुकानदार। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा दिख रहा है 210.5 ग्राम, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है। एक काम करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एंगल और रेखा से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे डायग्राम भी बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है, तो ये रेखा ए बी हो गया, ये रेखा ए बी, ये सी डी के समांतर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है वही मैं यहाँ पे बनाया हूँ सी डी। उसके बाद बोला है एक तिर्यक रेखा पी क्यू, तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी को एम पर, मतलब ये एक तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, तिर्यक रेखा पी क्यू हो गया, ये पी और ये क्यू, ए बी को एम पर, सी डी को एन पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। ए बी सी डी, ठीक है, तिर्यक रेखा पी क्यू, ये काट रहा है पी क्यू, ए बी को एम पर, ये एम पर काटा, सी डी को एन पर। ठीक है, यदि पी एम बी ये दिया है 5x डिग्री में है, 5x डिग्री, और बी एम एन, बी कहाँ है, बी एम एन ये मतलब जो बीच में रहता है, बी एम एन मतलब एम का एंगल दिया है
3x प्लस 2y, BMN ये दिया है 3x प्लस 2y, और साथ में ये भी दिया DNQ ये दिया है x DNQ x प्लस 3y ये दिया है। और हमें निकालना है BMN, मतलब एंगल BMN ये निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे रिलेशन यूज़ करेंगे, है ना, थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक सीधा लाइन में है ना, ये सीधा लाइन है, तो सीधा लाइन वाला जो एंगल बनाता है 180, तो यहाँ पे 5x प्लस 3x प्लस 2y ये हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब एक सीधी लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। और उसके बाद ये एंगल जो देख सकते हैं आप, ये वाला 3x प्लस 2y x प्लस 3y जब भी पैरेलल हो और एक तिर्यक रेखा काट रहा हो तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 3x प्लस 2y बराबर x प्लस 3y ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 2y उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2y में से 3y जाएगा, 3y में से 2y तो 1y बचेगा, तो y आ चुका है 2x। तो यहाँ पे y बराबर हम रख लेंगे 2x, तो ये हो जाएगा 5 3 8x, यहाँ से ये 8x और 2y की जगह रखेंगे 2x, तो 2 दूनी 4 x आ जाएगा बराबर 180। तो यहाँ से 8 4 12 12x आ जाएगा 180। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 12 कम 12 और 6 बचा, 12 पंचे 60, तो x बराबर आ चुका है 15, x बराबर 15। और यहाँ पे x बराबर 15 रखेंगे तो y आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, तो y बराबर आ गया 30। और हमें निकालना है ये वाला एंगल, तो 3x प्लस 2y हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो 15 या 45, x यहाँ पे 15 रखेंगे तो 15 या 45 प्लस 2y, y कितना है 30 है, तो 30 दूनी 60, तो ये आ जाएगा 60, तो 45 प्लस 60 कितना हो जाएगा, तो ये 5 6 4 10, तो 105 आ गया ये वाला एंगल। यही एंगल हमें निकालना था। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं BMN, तो ये आ चुका है 105, तो कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक व्यापारी दो वस्तुएं x और y प्रत्येक को 800 की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह x को 45% और 73% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और लाभ के रूप में 523 रुपये अर्जित करता है। यदि y को 89% की एकल छूट पर बेचता है तो y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये है थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक x है और y है, दो वस्तु, और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 800 की दर से खरीदता है, तो यहाँ पे CP हो जाएगा 800, प्रत्येक बोल दिया है तो दोनों का CP आ जाएगा 800 रुपया, ठीक है। उसके बाद बोला है दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, मार्क प्राइस समान हो जाएगा, और x पे 45% और 73% का एकल छूट दे रहा है, मतलब दो क्रमिक छूट दे रहा है, और इसको बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 523 रुपया का, ठीक है। तो यहाँ पे CP और P दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे तो 8 5 13, 1323 रुपया में बेचा। तो यहाँ से यहाँ पे 45% और 73% का डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट है, तो एकल छूट निकाल मतलब इसको एकल में कन्वर्ट करने के लिए सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम मार्क प्राइस निकाल लेंगे। तो यहाँ से सक्सेसिव लगाएंगे तो 45 प्लस 73 माइनस 45 गुना 73 बटे 100, ये हो जाएगा 5 3 8, 5 3 8, 7 4 11 माइनस इसको आप गुणा करेंगे, तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ गुणा कर लेते हैं फटाक से। 73 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दिया 15 हासिल 1, 5 7 35 1 36 गुना 4 दिया 12 का 2 हासिल 1, 7 4 7 28 1 29, तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 9 3 12 का 2 हासिल 1 3, तो 32 85 आ चुका है। इसका गुणा किए तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अब हम इसको घटा लेंगे, तो 32.85 से हम घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 3 जाएगा 8, तो 85.15 का वो आ चुका है। क्या आ चुका है, प्रॉफिट डिस्काउंट आ चुका है। मतलब 100 की चीज़ को इतना डिस्काउंट देगा तो कितना रुपया में बेचेगा, ये बेचेगा 100 में से इसको घटा लेंगे तो ये आएगा 14.85, इतना में बेच रहा है, ठीक है।
रेशियो में हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे एस पी निकाल चुके हैं रेशियो में, बट क्वेश्चन में दिया है 1333, तो 1333 यहाँ पे दिया है निकाले 1485। सेलिंग प्राइस यहाँ पे ये आया है क्वेश्चन के हिसाब से, बट हम रेशियो में निकालें तो ये आया है 1485, 14.85। तो हमें क्या निकालना है, हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है दोस्तों, एक काम करता हूँ, इसको मैं फटाफट करने के लिए कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। तो 13 है 8,909, 8,909.09, तो ये आ चुका है मार्क प्राइस, ये आ चुका है मार्क प्राइस। अब हमें निकालना क्या था वो ध्यान देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है वाई पर लाभ प्रतिशत, वाई पर लाभ प्रतिशत, और ये तब निकालना है जब एकल छूट 89% का हो। तो एक काम करते हैं, सब मिटा लेते हैं, अब हमें इस सब का कुछ काम नहीं है। देखो दोस्तों, ये हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे और थोड़ा लंबा लगे, बट ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ओके, आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, आप जब एग्जाम में आए तो फटाफट फटाफट आपको करना है। ये तो आपको समझाने के लिए इतना मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्क प्राइस आ चुका है, तो यहाँ पे हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे मार्क प्राइस है 8,909.09, और यहाँ पे सीपी है सीपी 800, बराबर में प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट तो हमें निकालना है 100 प्लस पी, और डिस्काउंट कितना है 89%। तो 89% की छूट दे रहा है तो 11 में बेचेगा, है ना। 100 में से, सॉरी 100 में से, हाँ डिस्काउंट यहाँ पे रखेंगे 89, तो 100 में से 89 को घटाएंगे तो 11 आएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये 2 जीरो है, यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं, 2 डिजिट के बाद दशमलव इधर खसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 89.0909 बटे 8 बराबर 100 प्लस पी अपॉन 11। अब हम इसको यहाँ गुणा कर लेंगे तो 11 नियम 99, ठीक है, 11 नियम 99, फिर 11 नियम 99, ऐसे लिख सकते हैं, फिर 11 नियम 99 का 9 हासिल 9, 11 अट्ठे 88, 88 और 9, 9 नियम 9 9 18 का 8 हासिल 1, ये 989 आ चुका है। और यहाँ से ये 8 उधर चले जाएगा तो 800 प्लस 8 पी, उसके बाद हम इसको घटा लेंगे 800 में, तो ये आएगा 9, ये तो 9.9 इसी तरीके से आएगा, और ये 8 9 में से 8 गया 1, 189.99। अब हम इसको, ये 8 पी 8 इधर भाग में चले जाएगा, तो अब हम इसको भाग देंगे, तो 8 दूनी 16, ठीक है, आपको दिख रहा है ऊपर, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो हम जब इसको भाग देंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, तो 8 दूनी 16, 2 बचा, तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 2 बचा था ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बचा तो 29 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 23 आ रहा है। अरे ऑप्शन में तो 23 के आसपास कोई नहीं है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? एक काम करते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे एक हल्का सा मिस्टेक हो गया था गुणा करने में, 11 से जब इसका गुणा करेंगे तो ये करीब आएगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो 11 नियम 99 दशमलव के बाद तो यहाँ पे 99 ही आएगा। ओके, यहाँ इसको लेने की जरूरत नहीं है, 11 नियम 99 हासिल 9, 11 अट्ठे 88, 88 और 9 से जब जोड़ेंगे तो 9 8 17 का 7 आएगा, और हासिल 1, तो ये 9 आ जाएगा, तो 989 आ जाएगा। तो यहाँ पे 900 कितना लिए थे, 989 लिए थे, जबकि यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। तो एक काम करते हैं, हमें फिर से करना पड़ेगा। तो जब हम इसको गुणा किए तो ये आया, अब हम यहाँ पे 800 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 9 9 7, 9 में से 8 गया 1। अब हम इसको भाग करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको भाग करेंगे तो 9 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ पे 1 बचा, 8 दूनी 16, फिर से अब कितना बचेगा, 16 3 बचेगा। ओके, बट यहाँ पे दशमलव आ चुका है, तो एक हासिल, ये 9 था, मतलब हासिल नहीं, ये 9 नीचे आ जाएगा तो 39 आ जाएगा। अब 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 बार में तो नहीं जाएगा, 8 चौक 32, 32, 9 में से 2 जाएगा 7। अब ये 9 फिर से हासिल ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, अब ये जाएगा 8 8 64, 8 नियम 72, 8 दाम 80, 10 बार में नहीं 9 बार में जाएगा। ओके, तो 22.49 करीब आ रहा है, तो कौन सा है ऑप्शन, तो 22.49 ये देख सकते हैं, इसको राउंड फिगर हम 22.5 कर सकते हैं, तो प्रॉफिट आ चुका है 22.5 का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 22.5, ऑप्शन 4, मतलब जो वाई पर
पर लाभ प्रतिशत हो रहा है, ये हो रहा है 22.5% का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे प्रोसेस किया था वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा सा मुझे वो कस्टमाइज़ करना पड़ा, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, बट आप ज़रूर पूछिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। दो ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, और इसका डायरेक्शन क्या है, विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा है। उसके बाद बोल रहा है एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, ये है मान लेते हैं पहला ट्रेन 450 मीटर, और दूसरा ट्रेन का तो लेंथ हमें निकालना है। लास्ट में आप देखिए क्वेश्चन बोला दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और साथ में ये भी बोला है जब दोनों रन कर रहे हैं, मतलब चल रहा है दोनों विपरीत दिशा में, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो एक दूसरे को पार करेंगे, तो वो समय दिया है, कितने समय में पार करेंगे वो दिया है 12 सेकंड में, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग लेंथ ऑफ पहला ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दूसरा ट्रेन बटे में यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन को घटाएंगे या जोड़ेंगे। जोड़ते और घटाते कब है, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में होते हैं, है ना, इस तरीके से, दूसरा ट्रेन भी इस तरीके से, तो हम घटाएंगे, और जब एक ट्रेन इस तरीके से एक ट्रेन इस तरीके से विपरीत दिशा में तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे विपरीत दिशा है तो यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 110 दिया है पहला ट्रेन का स्पीड, और जोड़ेंगे दूसरा ट्रेन का स्पीड 120, ये है किलोमीटर पर आवर पर, हाँ किलोमीटर पर आवर में, इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं 12 सेकंड, उसके बाद लेंथ ऑफ पहला 450 मीटर प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन 2 बट्टे में, उसके बाद यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 और 2 1 3 1 1 2, तो 230 आ चुका है ये किलोमीटर पर आवर में। अब हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, क्यों, हमें इसमें बदलना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो इसको हम काट लेंगे, तो 6 से कट जाएगा क्या, 3 2 5, 6 से लग रहा है नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं 3 से कट जाएगा, 3 2 5, 3 से भी नहीं कटेगा, तो चलिए 2 से ही काट के देखते हैं। 2 नियम, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, तो 115/9, 5 6 7, अब ये तो नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं 9 से, 9 ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 9 फिर, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, उसके बाद इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 9 तो उधर चले गया, 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 1 7, 5 एकम 5, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 पचे 25 का 50 हासिल 2, 5 एकम 5 6 7, 5 एकम 5, 575 आ चुका है ये। उसके बाद इधर गुणा करेंगे, तिरक गुणा हो जाएगा, तो 4 से इसका गुणा करेंगे, अब 4 पंचे 20 का शून्यम हासिल 2, 4 सत्ते 28, 29 30 का शून्यम हासिल 3, 4 पंचे 20 3 23, उसके बाद 3 का इससे गुणा करेंगे तो 3 शून्यम शून्य, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 प्लस 3 L2, 3 L2। अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो 1350, ये आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा, हासिल चले गया था तो अब यहाँ पे 2 बचा, तो 12 में से 3 गया 950, अब 950 को 3 इधर आ जाएगा तो यहाँ से L2 आ जाएगा, तो 3 तिया 9, ये यहाँ पे 5, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, यहाँ पे दशमलव आ चुका है, 2 बचा था 0, फिर 3 छक्के 18, तो 316.6 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था 2 दशमलव तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दशमलव कौन सा है ऑप्शन, 316 के आसपास, तो यही है ऑप्शन, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पे बस आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 3 अज्ञात वाले निम्नलिखित 3 समीकरण के निकाय हल कीजिए। यहाँ पे दिया है x - 3z बराबर -5, 2x - y प्लस 2z बराबर 16, 7x - 3y - 5z बराबर 19। तो हमें बताना है यहाँ पे x y z का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो इसको करने का मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, सबसे बेस्ट तरीका नहीं, सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। x और y और z की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ पे आप ऑप्शन से आप वैल्यू रख लीजिए, x बराबर 4,
जेड बराबर वाई बराबर सब रख लीजिए। अगर पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे जो एक्स और जेड का जो वैल्यू रखेंगे अगर बराबर -5 आ गया तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। बाकी रखने की जरूरत ही नहीं, दूसरे में तीसरे में आप पहला ही वाला चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये एक्स -3 जेड है, ये पहला वाला -5, ठीक है, ये पहला वाला आप देख सकते हैं, ये पहला वाला। इसमें हम एक्स और वाई, वाई तो है ही नहीं, ठीक है, तो जेड यहाँ पे रख लेंगे और एक्स रख लेंगे। जो भी वैल्यू आएगा अगर -5 आया तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो 1 से 4 माइनस जेड कितना है -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिया 9, तो 9 4 13 आ रहा है। और यहाँ पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड 13 आ रहा है और यहाँ पे राइट हैंड साइड -5 है, तो दोनों अलग अलग है, बराबर आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ही अब हम चेक करते हैं दूसरा वाला, तो ये -4 माइनस जेड कितना है, यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिया 9, तो 9 4 ये कितना आ चुका है -4 और 9, ये अब 5 तो आया है, बट बड़ी संख्या का चिन्ह आप देख सकते हैं 5 है, बट हमें लाना है -5, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे, इसको काम करता हूँ मैं। अब हम तीसरा चेक करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा क्योंकि अब हम यहाँ पे जेड बराबर 3 रख रहे हैं, तो ये 3 तिया 9 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 4 में से 9, ये -5 आ चुका है, तो ऑप्शन ये देख सकते हैं -5, मतलब राइट हैंड साइड भी -5 है, लेफ्ट हैंड साइड भी -5 है, तो दोनों बराबर है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो देखो दोस्तों, सिंपल तरीके से हम इसे कर लिए हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.4 मीटर लंबी डोर को इस प्रकार पकड़ता है कि वह भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.4 मीटर लंबी डोर को इस प्रकार पकड़ता है। तो पहला लाइन पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला है एक लड़का है वो पतंग उड़ा रहा है जिसकी लंबाई है डोर का 24.4। अब आप ध्यान दीजिए, जब भी पतंग उड़ाता है कोई भी इंसान और पतंग उड़ाता है तो लड़का जो भी आदमी होगा उसका डोर कुछ इस तरीके का होगा, है ना, इसी तरीके से होता है। यहाँ पे लड़का खड़ा रहेगा, लड़का का हाथ है और ये पतंग हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है वह भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि से 30 डिग्री का कोण मतलब ये भूमि है, ये 30 डिग्री ये हो गया, भूमि से यही होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पतंग उड़ा रहा है एक लड़का, ये 24.4 हो जाएगा डोर का लेंथ, और ये हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो हमें हाइट निकालना है, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, तो ये हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप या डायग्राम में देखें, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस में आप हमेशा याद रखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा राइट एंगल ट्रेंगल ही बनता है। ओके, कुछ कुछ केस हो सकता है कुछ अलग बने, बट अधिकतर यही बनता है। जब ये 30 डिग्री हो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री। यहाँ पे अब आप रिलेशन याद रखिए, ये 30 डिग्री के आगे 1 यूनिट होता है, ठीक है, और 60 डिग्री के आगे ये √3 यूनिट होता है। बट हमें अभी इसका काम नहीं है, हमें ये निकालना है। और एक रिलेशन आप याद रखिए, 30 डिग्री के आगे ये 1 यूनिट तो होता है, बट 1 यूनिट के आगे जो सामने होगा ये वाला, ये 2 यूनिट होगा, मतलब इसका डबल होगा। कैसे, अगर ये 30 डिग्री 1 यूनिट का मान है ना, 30 डिग्री मतलब ये 1 यूनिट हो गया, तो इसका डबल ये हो जाएगा, मतलब ये 2 यूनिट ये हो जाएगा, 2 यूनिट के बराबर ये हो जाएगा, तो 2 यूनिट हो जाएगा 24.4। ठीक है दोस्तों, बट हमें क्या निकालना है, हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। सॉरी, ये नहीं होगा दोस्तों, 2 यूनिट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था 30 डिग्री के आगे ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट के आगे ये हो जाएगा डबल, तो इसका डबल ये है, ठीक है, ये दुगना, मतलब 2 यूनिट का मान, ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट और ये √3 यूनिट, ठीक है। बट यहाँ पे 2 यूनिट का मान 24.2 है, 2 यूनिट का मान 24.2, तो हमें 1 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। तो 1 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, ये बट्टे में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी, तो 1 यूनिट आ चुका है 12.2, और 1 यूनिट क्या है, एच है, हाइट है, तो हाइट आ चुका है यहाँ पे 12.2। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे, बट आपको ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये आपको आसान लगने लगेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन है। यदि 50 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिन चलेगा। तो ये है समय और कार्य का क्वेश्चन। तो यहाँ पे शुरू में बोला है 100 पुरुष 26 दिन का राशन, उसके बाद 50 पुरुष चले गए तो शेष पुरुष के लिए वह राशन कितने दिन चलेगा। तो देखो यहाँ पे पहला कंडीशन
और दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन है 100 पुरुष, ठीक है, 100 पुरुष के पास 26 दिनों का राशन। यहाँ पे 26 दिनों का राशन, हम मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ये होता है एम गुना डी गुना एच, एम डी एच, ये पहला, और ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा कंडीशन एम डी एच, ये दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन। यहाँ पे मैन 100 है, दिन यहाँ पे 26 है, आवर की बात नहीं हो रही है तो आवर को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। उसके बाद बोला है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में 50 पुरुष चले गए, 100 में से 50 चले गए तो 50 बचे। अब बोल रहा है शेष पुरुषों की वही राशन कितने दिन चलेगा, तो हमें अब यहाँ पे डे निकालना है, टाइम निकालना है, मतलब दिन निकालना है। तो यहाँ से हम काट लेंगे शून्य सौ शून्य, 5 एकम 5 दूनी 10, तो 2 गुना 26, ये समय आ जाएगा, मतलब दिन आ जाएगा, 2 छक्के 12 का 2 हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 52 दिन तक राशन चलेगा। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 4 है हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। प्रथम 62 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है प्रथम 62 सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब सम प्राकृतिक, ये हो जाएगा 2 4 6 इस तरीके से 62 तक, नहीं 62 तक नहीं, 62 संख्या बोला है, प्रथम 62 संख्या, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये हो सकता है 4 2 छक्के 12, तो इतना तक जाएगा। बट हम इसका सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आपको, मतलब सिंपल तरीका बताऊंगा इसका औसत कैसे निकालना है। तो देखो सम ऑफ एन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ एन यहाँ पे हम करेंगे 2, मतलब इसको जोड़ लेंगे 2 4 6, कहाँ तक जाएगा 124 तक, ठीक है। सम ऐसे निकालते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस 4 सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3, ये जाएगा 62 तक, ठीक है। ये तो हो गया सम। इसको हम यहाँ पे सम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2, ये होता है। तो यहाँ पे हम 2 तो ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे n कितना है 62 है, और ये 62 प्लस 1 ये हो जाएगा 63/2। उसके बाद ये तो सम आया, ठीक है। अब हमें औसत निकालना है, तो औसत कितना का निकालना है 62 संख्या का, तो हम यहाँ पे 62 से भाग करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, हम ये अभी तक सिर्फ सम निकाले, मतलब सभी का जोड़ कितना आएगा, हमें औसत निकालना है 62 संख्या का, तो 62 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 62 से 62 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 63 बचेगा, तो यही हो जाएगा औसत। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि 15% ऑफ 80 माइनस 3/6 इंटू √3 216 गुना √36 बराबर y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये है 15%, 180 ऑफ 180 सॉरी 80 है सिर्फ, माइनस 3/6 गुना ये है 216, यहाँ पे 3 आएगा, गुना 36 बराबर y। तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, ऑफ जब हटता है तो गुणा आता है, और 15% ऑफ 80 मतलब 80 15%, 15/100, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 15% को आप क्या लिख सकते हो, देखो 5% को आप लिख सकते हो 1/20। अब हमें 15 लाना है, 15% करना है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो इधर भी 3 का गुणा, तो ये 3 पंजे 15% आ जाएगा 3/20, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 3/20 भी कर सकते हो। उसके बाद ये माइनस 3/6 और ये 216, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख लो, मतलब इसको लिख सकते हो 6 गुना ये 36, ये 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, तो ये 6 आ जाएगा बराबर y। तो यहाँ से ये 6 से 6 कट जाएगा, और ये 6 थी 18 आ जाएगा, माइनस ये 0 से 0 काट लो, 2 दूनी 4, नहीं 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 4 तिया 12 आ जाएगा, माइनस 18 बराबर y। तो यहाँ से 12 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, -6 बचेगा। तो y बराबर आ चुका है -6। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c और c बराबर 4a और b बराबर 6, तो c का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कुछ इस तरीके का, a अनुपात b, इसको हम बोलते हैं समानुपात में, ठीक है, b अनुपात c, और क्या है c बराबर 4a और b बराबर 6। तो हमें बताना है c का धनात्मक मान। तो c का जो भी मान आएगा, मुझे तो शॉर्टकट में दिख रहा है 4 का मल्टीपल होगा, लेकिन सभी 4 का मल्टीपल है तो छोड़ दो शॉर्टकट। तो इसको हम लिख सकते हैं a/b
बराबर बी बटे सी। उसके बाद बी बराबर 6 रख लेंगे, तो ए बराबर ए बटे बी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 6 बटे सी हो जाएगा 4 बटे ए, है ना, 4 ए क्वेश्चन में दिया है, 4 ए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4 ए का स्क्वायर, है ना, इससे गुणा करेंगे, 6 का इससे गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर आ जाएगा 4 नियम 36 और ए यहाँ से आ जाएगा 3। तो हमें निकालना क्या था, सी का मान। तो सी बराबर यहाँ पे दिया है 4 ए, तो ए बराबर यहाँ पे रखेंगे 3, जो 4 गुना 3 ये हो जाएगा सी। तो सी आ जाएगा 4 दिया 12। तो ऑप्शन कौन सा है, सी 12, ये चौथा ऑप्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीने में 40%, 60% और 60% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 70% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है 40% की, यहाँ पे काम करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 40%, 60%, 60% और चौथा महीना 70%, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। बट क्वेश्चन में बोला है शुरू में 3 महीना घट रहा है, तो ये माइनस माइनस माइनस, और बोल रहा है चौथा महीना 70% बढ़ रहा है, मतलब ये प्लस, ठीक है। माइनस मतलब घट रहा है, प्लस मतलब बढ़ रहा है, और ये प्रतिशत में प्रतिशत 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 प्रतिशत। अब देखो हम सिंपल तरीके से करेंगे ताकि आप आराम से समझ भी पाओ और इसे कर भी पाओ। तो देखो स्टार्टिंग में ये जो भी होगा स्टार्टिंग वाला यहाँ पे लिखेंगे, और बढ़ रहा है जो घट रहा है हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हम इसको इनिशियल भी बोल सकते हैं और इसको फाइनल भी बोल सकते हैं। तो देखो 40% पहला महीना का क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 100 का 40% घट रहा है, तो ये हो जाएगा 60, है ना। सिंपल तरीके से हम इसी को ऐसे ही समझ सकते हैं। 100 का अगर 40% घटाएंगे, मतलब 100 अगर होगा, एक काम करते हैं, 40% घट रहा है, तो ये 100 का 40% घट के ये हो जाएगा 60। वैसे ही दूसरा मंथ का, महीना का 100 का हो जाएगा 40, इसका 60% घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। वैसे ही इसका हो जाएगा 100 में से 40। अब लेकिन जो चौथा महीना है ये हो जाएगा बढ़ रहा है, तो 170 ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काट भी लेते हैं 0 से 0। देखिए जब भी इस तरीके से हो और काटना हो तो इसका इससे कटेगा, इसका इससे ऐसा नहीं कर सकता है, इसका इससे कटेगा। तो ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, फिर ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ठीक है। अब हम इसको गुणा करेंगे, इस तरीके से गुणा होता है, इस तरीके से भाग होता है। तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 चौक कितना होता है, 24 चौक 96, है ना। 96 गुना 17, 96 गुना 17, तो इसको गुणा करेंगे तो 17 पंच 50, 17 छक्के 102 हासिल 10, 17 नियम 153, 163, सही है। 17 छक्के 102, 17 पंच 50, 17 छक्के 102 का 2 हासिल 10, 17 नियम 153 और 10 163, तो 1632 आ चुका है। आप देख सकते हैं शुरुआत में इतना था, फाइनल में ये हो गया, मतलब कितना कमी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा कमी हो रहा है। तो बढ़ोतरी तो हो ही नहीं रहा है, ये प्लस वाला बढ़ोतरी हो रहा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि घट रहा है। 10,000 है और ये तो सिर्फ 1632 ही है, तो कितना घट रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको घटा लेते हैं, 1 6 3 2, तो ये घट जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, ये 9 में से 1 जाएगा 8, तो 83 168, 8,368 घट गया। बट हमें निकालना है प्रतिशत में, तो 8,368 नीचे आ जाएगा इनिशियल वाला। प्रतिशत में जब भी निकालना है तो नीचे 1,000 ये वाला लिखेंगे इनिशियल वाला, तो ये है 1,000, सॉरी 10,000, तो 10,000 यहाँ पे लिख लेंगे। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये 2 0 से ये 2 0, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 83.68% आ जाएगा चेंज, फाइनल वाला जो चेंज आएगा। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन आप देख सकते हैं। हाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये घट रहा है, शुरू में आपको बताया था ये तो कम हो रहा है, 10,000 शुरू में था और ये अभी इतना हो गया, तो 1632 बहुत कम है, तो घट रहा है। तो कौन सा है ऑप्शन, ये ऑप्शन माइनस वाला, ठीक है। माइनस वाला घट रहा है, प्लस वाला बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ोतरी तो हो ही नहीं रहा है, ये घट ही रहा है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित डेटाबेस एक महीने में 25 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। ये यहाँ पे दिया है और हमें बताना है डेटाबेस का बहुलक ज्ञात कीजिए, मतलब हमें बहुलक बताना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सभी पूरा यहाँ पे डेटाबेस है, तो इसमें बहुलक हमें निकालना है। तो इसका क्या बहुलक हो सकता है, बहुलक तो वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है,
तो सभी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 13, 11, 7, 5 का ही चेक करना है। ठीक है, 13, 13, 11, 7 और 5 का चेक करेंगे कि कौन ज़्यादा बार आ रहा है। तो 13 कितनी बार आ रहा है, 13 1 2 3, 13 3 बार आया। 11 कितनी बार आ रहा है, 11 2 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 7 4 आ चुका है, 7 4 बार आ चुका है। 5 कितनी बार आया, 5 3, 5 3 बार आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ये 3 2 3, तो 4 ज़्यादा बार 4 बार आ रहा है 7, है ना। 7 4 बार आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा यही आ रहा है। तो बहुलक भी वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि 7 ज़्यादा बार आ रहा है। तो दोस्तों ये है 15 क्वेश्चन। तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं अब इसको 2 पार्ट में बदलने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाता है मुझे रिकॉर्ड करने में और अपलोड करने में भी। ठीक है, तो अभी तक 15 क्वेश्चन ये था, इसका सॉल्यूशन मैं अभी कराया हूँ। तो अगला वीडियो पार्ट में अगला 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो दोनों को कंप्रेस करके मतलब एक साथ पूरा 30 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं सोच रहा हूँ ये 15 क्वेश्चन को ही अपलोड करूँगा, उसके बाद फिर अगले दिन में मतलब अगला वीडियो 15 क्वेश्चन अलग से अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है, कहीं कुछ मुझसे मिस्टेक भी हो गया होगा तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डाउट है तो भी मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको ज़रूर बताने का समझाने का प्रयास करूँगा।